हेलो बच्चों, आज से हम लोग 11th के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक काइनेमेटिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। काइनेमेटिक्स हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले क्या है, तो काइनेमेटिक्स में आप लोग जो है मोशन को स्टडी करते हैं। मोशन यानी कि किसी अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो वो 10 सेकंड में कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, या इवन कोई एक्सेलरेशन मान लो ए है तो उसका 10 सेकंड में कितना वेलोसिटी होगा, या इनिशियल वेलोसिटी यू से मूव कर रहा है तो उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, ये सब हम लोग निकालने वाले हैं। या इवन कोई अगर बॉल अगर छत से कोई फेंकता है तो ग्राउंड को वो कितना वेलोसिटी से हिट करेगा, या कितना देर के बाद में ग्राउंड को हिट करेगा, ये सब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब देखो, यानी कि मोशन का स्टडी करेंगे और कौन करवा रहा है, इसके पीछे कौन सा फोर्स है, ये लोग हम लोग नहीं पढ़ने वाले। तो ये लोग हम लोग कब पढ़ेंगे, तो ये लोग जो है ये चीज़ हम लोग जो है इसके नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी कि मोशन का स्टडी करेंगे विदाउट इसके कॉज के, यानी कि इसके पीछे कौन करवा रहा है, ये सब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मोशन का यानी कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो हम लोग यहाँ पे जो है एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। बेसिक से तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इन तीनों पे जो छोटा छोटा न्यूमेरिकल होगा वो लोग भी हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, तो मोशन किसको, काइनेमेटिक्स किसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ मोशन। यहाँ बोल सकते हो कि स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉज, यानी कि काइनेमेटिक्स का स्टडी करते हैं हम लोग इसके कॉज के जाने बिना। तो फर्स्ट जो टर्म है हम लोग का, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, वो है आपका क्या कहते हैं, पोजीशन। तो पोजीशन किसको बोलते हैं, देखो पोजीशन जो है, पोजीशन को हम लोग समझते हैं। आपका पोजीशन देखो ऐसे समझो, इसको एग्जांपल से समझते हैं। कोई आपका फ्रेंड जो है दिल्ली में रहता है और आपको जो आना है दिल्ली, और दिल्ली में आपको इंडिया गेट घूमना है। तो अपने फ्रेंड से आपने पूछा कि इंडिया गेट दिल्ली में कहाँ है, तो वो आपको क्या बोला कि आप स्टेशन पे आओ और स्टेशन से आप 10 किलोमीटर दूर जाओगे तो आपको इंडिया गेट मिल जाएगा। तो क्या आप एग्जैक्टली इंडिया गेट की पोजीशन में पहुँच जाओगे? नहीं, क्योंकि जो डाटा उन्होंने आपको प्रोवाइड किया है उससे आप इंडिया गेट तो नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि वो उन्होंने क्या बोला आपको, इंडिया गेट का सिर्फ जो डिस्टेंस है वो आपको बताया, क्योंकि इंडिया गेट किस डायरेक्शन में है वो तो बोला ही नहीं। अगर वो ऐसे बोलता कि आप स्टेशन पे आओ और स्टेशन से जो है नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर चलोगे तो आप इंडिया गेट के पोजीशन पे एग्जैक्टली पहुंच जाओगे। यानी कि पोजीशन जो भी किसी भी बॉडी का पोजीशन होता है वो आपका दो चीज़ पे डिपेंड करता है, एक तो मैग्नीट्यूड हो गया और दूसरा क्या हो गया, डायरेक्शन। अगर आपके इंडिया गेट की एग्जैक्टली पोजीशन पे पहुंचना है तो आपको दो चीज़ पता करना पड़ेगा, एक तो उसका मैग्नीट्यूड जो 10 किलोमीटर हुआ, और दूसरा आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन, कि नॉर्थ की तरफ है कि साउथ की तरफ है। और एक चीज़ देखो, यहाँ पे अगर तुम अपने फ्रेंड से पूछोगे, आप पूछोगे कि बताओ लाल किला कहाँ है दिल्ली में, तो वो बोलेगा कि आप स्टेशन पे आओ और स्टेशन से 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चले जाओ। तो वो बार बार क्या कर रहा है, स्टेशन को क्या कर रहा है, स्टेशन को क्या कर रहा है, स्टेशन से डिस्टेंस बता रहा है। तो वो क्या कर रहा है पता है आप लोगों को, वो स्टेशन को क्या कर रहा है, स्टेशन को रेफरेंस मान रहा है, रेफरेंस पॉइंट मान रहा है। और किसी भी चीज़ को लोकेशन बताना है तो आपको रेफरेंस यानी कि स्टेशन से बता रहा है। यानी कि यहाँ पे जो हम लोग पोजीशन पढ़ेंगे, तो यहाँ भी पोजीशन जो है किसी भी बॉडी का पोजीशन हम लोग निकालेंगे तो एक क्या होगा, यहाँ पे एक ओरिजिन होगा, क्या होगा, ओरिजिन होगा। और ओरिजिन को क्या मान लेंगे हम लोग, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट मान के चलेंगे, और उसी रेफरेंस पॉइंट को किसी भी बॉडी का लोकेशन पता करेंगे। यानी कि फिजिक्स में जो पोजीशन हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे पढ़ेंगे, तो वो ओरिजिन किसका काम करेगा, रेफरेंस पॉइंट का। रेफरेंस पॉइंट से ही किसी बॉडी का या किसी पार्टिकल का लोकेशन फाइंड करेंगे। तो पोजीशन आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है सबसे पहले, और ये दो चीज़ पे डिपेंड करता है आपका, एक इसके पास दो चीज़ पे डिपेंड करता है। इसके पास तो आपका वेलोसिटी बोले मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, और क्या कहते हैं, डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो चलो हम इसमें कुछ लिखते हैं यहाँ पे, यानी कि पोजीशन जो है जनरली ना, पोजीशन जो है किसी भी बॉडी का लोकेशन होता है, ठीक है ना। तो इसमें बोल सकते हैं इट इज द लोकेशन ऑफ पार्टिकल with respect to
रेफरेंस पॉइंट। किसी भी बॉडी का अगर हमको पोजीशन बताना है, लोकेशन बताना है, पोजीशन बताना है तो क्या करेंगे, उस बॉडी के रेफरेंस पॉइंट पे बताना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे ये क्या है, मान लो एक पॉइंट ये हम लोग लिख लिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया। अगर कोई पार्टिकल ये जो है ना एक्स वाई में मूव कर रहा है, ठीक है ना, ये मान लो पी पॉइंट है कोई, तो पी पार्टिकल कोई एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, तो हमको बोला गया क्या, और ये इसको क्या मान लेंगे यहाँ पे, इसको बोला बताओ कि इसका पोजीशन क्या होगा, ये क्या या कहाँ पे ये पार्टिकल है, ठीक है ना। तो ये तो ओरिजिन होता है, यहाँ पे ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0,0 होता है। इसी को हम लोग क्या मान रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं। रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट हम लोग किसको ले रहे हैं, ओरिजिन को ले रहे हैं। यानी कि इसके रिस्पेक्ट में बताना पड़ेगा कि ये पार्टिकल कहाँ पे है। तो इस पार्टिकल के पास अगर हमको जाना है तो हम लोग दो काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स में चलेंगे पहले, यानी कि एक्स में चले, और फिर क्या किए, इसको बोले कि फिर वाई में चलो, यानी कि वाई में ऐसे चलेगा यहाँ पे, तो ये पहुँच जाएगा यहाँ पे इस पार्टिकल के पास, इस पी के पास पहुँच जाएगा। यानी कि वाई में कितना चला, ये वाई को कितना चला होगा, वाई चला होगा। और दूसरा क्या कर सकता है, ये दूसरा यहाँ से डायरेक्ट जा सकता है, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट चला गया, यहाँ से डायरेक्ट चला गया दूसरा। तो जो ये जो होगा, ये जो पोजीशन, ये जो डिस्टेंस होगा, यही क्या कहलाएगा, पोजीशन। यही पी पार्टिकल का क्या कहलाएगा, पोजीशन। और इसी को हम लोग क्या डिनोट करेंगे, आर से डिनोट करेंगे। देखो तो आर का इसका कोऑर्डिनेट हम लोग बोल सकते हैं। अब ये कितना कोऑर्डिनेट हो गया इसका पी का, ये एक्स चले और वाई चले तो कितना हो गया, एक्स, वाई हो गया ये कोऑर्डिनेट। अब देखो हम लोग को आर जो है ना, यहाँ पे आर क्या है, पोजीशन वेक्टर। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर। या तो इसको हमको लिखना है, अब इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे देखो इसका दो कंडीशन, यहाँ पे देखो एक हम लोग पैरेललोग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या है, एक वेक्टर है। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अगर वेक्टर मान लो, इसको आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिए और इसको वाई कैप, ये वाई है तो उसको वाई बोल दो यहाँ पे, और वाई जे कैप से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है ना। तो ये हो गया, क्या हो गया, एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये हो गया। तो पैरेललोग्राम से जानते हो तुम लोग कि जो बीच वाला जो वेक्टर होता है इन दोनों का रिजल्टेंट होता है। पैरेललोग्राम से हम लोग जानते हैं कि बीच वाला जो वेक्टर होता है इन दोनों का रिजल्टेंट होता है। देखो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे आर वेक्टर फ्रॉम, बोल सकते हैं फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ से क्या होता है, बीच का जो वेक्टर होता है वो इन दोनों का रिजल्टेंट होता है। तो बीच का वेक्टर कौन है, आर पोजीशन, और क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, वाई जे कैप हो गया, ठीक है ना। यही क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी पॉइंट आ गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। अब देखो यहाँ पे अगर हमको कोई पूछा कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते, सिंपल है। बस इसका आर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड निकल गया, ये तो हो गया। अब देखो ये तो एक आर क्या था, एक पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल सकते हैं तो इसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, डायरेक्शन इसका ओरिजिन के हिस्से पे निकाल सकते हैं। अब हम लोग को पता है कि कोई अगर वेक्टर, कोई मान लो कोई क्वांटिटी है और उसका डायरेक्शन निकालना, तो कैसे निकालते हैं, बस उसको एक यूनिट वेक्टर बना दो वहाँ पे। जैसे आर का डायरेक्शन निकालना तो क्या करेंगे, आर का हम लोग क्या बनाएंगे, यूनिट वेक्टर बना दो। तो आर का यूनिट वेक्टर बना दिया, और इसको कैसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर बटा उसके मैग्नीट्यूड से क्या करो, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया, ये आर का डायरेक्शन हो गया यहाँ पे। तो इसको कैसे लिखते हैं, आर कितना था यहाँ पे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप पर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। तो ये आर का डायरेक्शन हो गया यहाँ पे। तो ये अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो यहाँ पे। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, पोजीशन, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है हम लोग का पोजीशन है यहाँ पे। पोजीशन जो है, पोजीशन नहीं,
उसके बाद में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, कैसे निकालेंगे उसका। देखो डिस्टेंस दोनों को हम लोग साथ साथ समझते हैं, ठीक है ना। एक साथ समझना क्या होता है, इजी थोड़ा होता है, अलग अलग समझने के कंपेयर में। तो इस साइड हम लोग डिस्टेंस लिखते हैं, डिस्टेंस, और इस साइड हो गया डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है। देखो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस किसी पार्टिकल के एक्चुअल लेंथ की बोलते हैं, यानी कि पार्टिकल द्वारा एक्चुअल लेंथ कितना कवर किया गया, जितना पार्टिकल ने स्टेप काउंट, मतलब कि स्टेप जितना पार्टिकल ने एक्चुअल में लेंथ कवर किया उसी को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल के एक्चुअल लेंथ को नहीं बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि पार्टिकल के द्वारा शॉर्टेस्ट पाथ में कितना फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इसको ऐसे बोल सकते हैं हम, शॉर्टेस्ट पोजीशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस जो है इसको बोल सकते हैं इट इज द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल ने जितना एक्चुअल में लेंथ कवर्ड किया होगा उसी को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। यानी कि ये जो है एक्चुअल लेंथ होता है पार्टिकल के, और ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम किससे, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। और देखो ये क्या है, डिस्टेंस जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और देखो डिस्टेंस जो है किसी भी बॉडी का वो हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इवन जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी एनीथिंग, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, आपका जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट डिस्टेंस जो है कभी नेगेटिव नहीं होता है। यहाँ बोल सकते हैं ऑलवेज पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होता है। और देखो डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्टेंस किसी पार्टिकल का क्या घट सकता है, नहीं घट सकता है। डिस्टेंस कोई पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो जीरो होगा, लेकिन कोई पार्टिकल अगर थोड़ा सा भी मूव करेगा तो टाइम के साथ क्या होगा, डिस्टेंस मतलब कि इंक्रीज ही करेगा, वो उसका डिक्रीज तो करने वाला है नहीं। तो बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपका डिक्रीज भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो कोई पार्टिकल है जो मार्केट गया है, यानी कि उसका कोई डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मान लो 10 मीटर हुआ डिस्प्लेसमेंट, और जैसे मार्केट से फिर आया घर पे तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो हो गया, यानी कि घट गया डिस्प्लेसमेंट, डिक्रीज कर गया डिस्प्लेसमेंट आपका। बट डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आपका इंक्रीज ही हमेशा करता है, ये डिक्रीज कभी कर ही नहीं सकता है। तो यहाँ बोल सकते हैं इट नेवर डिक्रीज विथ टाइम, ये आपका टाइम के साथ कभी डिक्रीज नहीं करेगा, बट ये जो है ना ये भी इंक्रीज भी कर सकता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज, ठीक है ना, इंक्रीज एंड डिक्रीजेज। और देखो कोई पार्टिकल अगर, और देखो डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, कि पार्टिकल के एक्चुअल लेंथ पे, इट डिपेंड्स ऑन एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल,
यानी कि पार्टिकल ने कौन सा पाथ को फॉलो किया, कौन से पार्टिकल से पार्टिकल गया, उसी पाथ पे डिपेंड करता है कौन, डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट इसका ऐसा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट बोलता है कि हम जो है इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करेंगे और फाइनल कहाँ पे गया पार्टिकल उस पर डिपेंड करेंगे, बीच में पार्टिकल कहाँ गया हमको इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ बोल सकते हैं हम लोग क्या, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन फाइनल पोजीशन, ठीक है ना। तो ये कुछ कुछ और देखो, दो पॉइंट के बीच में मान लो कोई दो पॉइंट है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे दो पॉइंट, अगर ये पॉइंट ए है यहाँ पे और ये पॉइंट बी है, तो डिस्टेंस जो है ऐसे भी हो सकता है, ये भी डिस्टेंस 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 हो सकता है, सब क्या है, डिस्टेंस हो सकता है। यानी कि दो पॉइंट के बीच में जो है ना इन्फिनाइट वैल्यू ऑफ डिस्टेंस हो सकता है। क्या हो सकता है, इन्फिनाइट वैल्यू, यानी कि कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है। तुम जो पाथ एज्यूम करोगे वो डिस्टेंस हो गया। बट डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐसा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट। तुम अगर इस पाथ से भी जाओगे तो वो क्या बोलेगा, हमको तो शॉर्टेस्ट से पता है, हमको तो इनिशियल और फाइनल से पता है, तो इनिशियल तो ए है और फाइनल तो बी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही होगा। यानी कि दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सिर्फ एक वैल्यू ले सकता है, उसका सिर्फ एक वैल्यू होगा। बट डिस्टेंस का क्या हो सकता है, इन्फिनाइट वैल्यू हो सकता है। ये दो पॉइंट पे जितना भी पोजीशन, जितना भी पाथ से मान लो जाएगा कोई पार्टिकल, उसका डिस्टेंस उतना उतना होगा। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दो पॉइंट के बीच में एक ही यही स्ट्रेट लाइन हो सकता है। और देखो यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल मान लो रेस्ट में है, नहीं रेस्ट में नहीं, अगर कोई पार्टिकल का डिस्टेंस 0 है तो उसका गारंटी हम बोल सकते हैं कि वो पार्टिकल रेस्ट में है। कोई पार्टिकल का डिस्टेंस अगर 0 है तो वो क्या होगा, रेस्ट में होगा। रेस्ट में होगा तभी तो उसका क्या है, डिस्टेंस 0 है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐसा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट अगर किसी पार्टिकल का 0 है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रेस्ट में होगा, इसका मतलब ये नहीं कि रेस्ट में हो सकता है। वो अगर उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है तो रेस्ट में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कोई मान लो यहाँ पे कोई बॉल फेंकते हो तो जाता है ना ऊपर, ये एच हट गया और नीचे जो है यहाँ पे आता है एच हट, तो यहाँ पे पार्टिकल क्या रेस्ट में रहता है। देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जो होगा वो 0 होगा, एच गया और एच आया। बट वेलोसिटी जो होगा यहाँ पार्टिकल का क्या रेस्ट में होगा, यहाँ पे रेस्ट में तो होगा नहीं, यहाँ पे तो रेस्ट में होगा नहीं। तो ये यानी कि डिस्टेंस, अगर किसी पार्टिकल का डिस्टेंस 0 है तो गारंटी से हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल रेस्ट में होगा। बट अगर किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वो कुछ भी हो सकता है, वो रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन भी कर सकता है वो। तो ये सब कुछ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में कुछ कुछ पॉइंट था, जो देख लो, आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। ठीक है, अब तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जो है ना, इस पे हम लोग कुछ कुछ न्यूमेरिकल नहीं, पहले एक चीज देखते हैं। अब देखो, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते, देखो यहाँ पे ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स, और ये वाई हो गया। एक पार्टिकल है जो ये है, मान लो आर है यहाँ पे, और एक पार्टिकल जो है आर से जो है इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मान लो x1, y1 दिया हुआ है। और ये पार्टिकल घूम घाम के जो है ना ऐसे करके यहाँ पे आ गया, ये मान लो m के पास आ गया। तो हमको बोला कि डिस्प्लेसमेंट बताइए आप r और m के बीच में, तो ये ऐसे घूम घाम के आया, तो हम बोले कि डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन टू पोजीशन के, तो शॉर्टेस्ट पाथ इसका कौन होगा, यही होगा। तो सबसे पहले अगर हमको ये निकालना है तो इसके लिए हम लोग तो क्या पता करेंगे, पहले इसका आर का पोजीशन कितना है। तो अभी हम लोग सीखे निकालना, अगर पोजीशन निकालना है तो क्या करेंगे, वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे आर पोजीशन। तो इसको हम लोग बोल देते हैं आर इनिशियल, यानी कि उस पॉइंट का इनिशियल पोजीशन था ना, यहीं पे यहाँ से निकला था यहाँ पे, तो इसको बोल दिया क्या, आर आई बोल दिए, यानी कि इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। और फाइनल पोजीशन जो है यहाँ पे पार्टिकल का था,
तो रेफरेंस पॉइंट तो ओरिजिन को ही लेते हैं, तो ओरिजिन से ही यहाँ पे क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं इसके लिए। तो ये आपका हो गया एम का, तो इसको बोलेंगे आर एफ बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो आपको एक चीज दिख रहा होगा, ये एक ट्रायंगल बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया, ये एक ट्रायंगल बन, देखो ये कुछ इस तरीके से बन गया। ये आपका, इसको डेल्टा आर बोल दो यहाँ पे, ये क्या है डेल्टा आर वेक्टर, और ये क्या है आर आई, क्या है इनिशियल, और ये आर एफ है। देखो ये ट्रायंगल बन गया। अब देखो ट्रायंगल ऑफ, हम लोग ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगा सकते हैं यहाँ पे, वेक्टर में पढ़े होंगे आप लोग। अब देखो यहाँ पे क्या है, रिजल्टेंट का काम कौन कर रहा है, रिजल्टेंट का काम कौन करता है, जिस वेक्टर के पास हेड हो, हेड टू हेड होना चाहिए और टेल टू टेल होना चाहिए। देखो इस वेक्टर के पास, ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर के पास टेल टू टेल है, बट यहाँ पे हेड और टेल है, तो ये होगा नहीं। इस वेक्टर के पास देखो यहाँ पे हेड टू हेड है, बट यहाँ पे टेल और हेड दोनों है, तो यहाँ भी नहीं होगा। रिजल्टेंट का काम वही करता है जिस वेक्टर के पास हेड टू हेड होना चाहिए और टेल टू टेल होना चाहिए। देखो ये वेक्टर जो है यहाँ पे, इसका हेड टू हेड है और टेल टू है, यानी कि ये काम किसका करेगा, रिजल्टेंट का काम करेगा। ये किसका काम करेगा, रिजल्टेंट का काम करेगा। तो हम लोग क्या हो गया, ये रिजल्टेंट हो गया यहाँ पे। अब देखो तो इसको कैसे बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल लॉ से लिख सकते हो तुम लोग क्या, आर एफ वेक्टर क्या होगा, आर आई प्लस डेल्टा आर। हम लोग को डेल्टा आर निकालना, तो इसको इस साइड भेज दो, तो क्या हो गया आर एफ माइनस आर आई बराबर क्या हो गया डेल्टा आर। तो डेल्टा आर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं आर एफ माइनस आर आई। देखो एक फार्मूला बन गया, ये एक फार्मूला हो गया। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। इसको हम लोग एस से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एस से भी यूनिट किया था, एस बराबर लिख सकते हैं क्या है यहाँ पे, आर एफ माइनस आर आई। अगर हम लोग को, हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे आर का कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं हम लोग ना, यहाँ पे आर पोजीशन वेक्टर को लिखना, तो हम लोग को पता ही है कैसे लिखते हैं। जो आर का है, आर को लिखना, आर इन्हीं से लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, एक्स आई यानी कि x1 आई कैफ प्लस y1 जे कैफ, और आर एफ को भी लिख सकते हैं हम लोग क्या, x2 आई कैफ प्लस y2 जे कैफ, ये लिख सकते हैं। हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको पुट कर सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पर सिंपल है, तो इसमें कुछ करना तो है नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट वाला लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, आर एफ कितना है, आर एफ x2 आई कैफ प्लस y2 जे कैफ माइनस क्या होगा x1 आई कैफ प्लस y1 जे कैफ। अगर इसको सही से लिखो तो क्या होगा, s बराबर क्या होगा, माइनस यहाँ पे है ना, माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे और x को एक साइड लिख देते हैं हम लोग, तो हम लिख सकते हैं क्या, x1 x2 माइनस x1, और ये हो गया आई कैफ प्लस माइनस लिखते हैं, माइनस नहीं प्लस ही होगा y2 माइनस क्या होगा y1, और ये क्या होगा जे कैफ। तो ये हम लोग यहाँ से पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, किसका, जो पार्टिकल कहाँ से कहाँ गया, आर से एम गया हुआ है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर आपका क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन भी होता है। और दूसरा हम लोग तो बताए हैं क्या होता है, शॉर्टेस्ट पोजीशन होता है, शॉर्टेस्ट पोजीशन बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन होता है। ये अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम लोग इस पे जो है ना कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो है वो देखते हैं, प्रॉब्लम इस पे। भी रात के 2 बज रहा है। देखो ये एक सर्किल है, मान लो हाफ सर्किल है, यहाँ पे लग रहा है क्या, हाफ सर्किल है, इसका रेडियस दिया हुआ है 2r दिया हुआ है। तो आपसे पूछा ये पॉइंट ऐसे कोई पार्टिकल जा रहा है बी के पास,
ऐसे हाफ सर्किल के पास, तो आपसे बोला कि बताओ हमको फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, डी एस पी का मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंड डिस्टेंस बताओ, डी एस का मतलब डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कोई पार्टिकल ए से बी जा रहा है तो क्या निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। सबसे पहले डिस्टेंस देखो यहाँ पे, डिस्टेंस क्या होता है, देखो अभी क्या आता है डिस्टेंस यानी कि पार्टिकल के एक्चुअल लेंथ को बोलते हैं। पार्टिकल कौन सा पाथ अपनाया है यहाँ पे, ये वाला, और ये कितना होता है, ये सर्किल का आधा पार्ट है, ये क्या है, और पूरा सर्किल रहता है फुल सर्किल बोलते हैं, लेकिन ये सर्किल का आधा पाथ है। तो पार्टिकल के द्वारा तो यही डिस्टेंस होगा ना जी, ये लेंथ इसी से पार्टिकल गया हुआ है, यानी कि ये डिस्टेंस हमको, ये इसका लेंथ निकाल दे तो डिस्टेंस निकल जाएगा। और ये कितना होगा ये, तो ये अगर पूरा सर्किल रहता है तो कितना होता है, पेरीमीटर बोलते हैं इसको, और हाफ सर्किल कितना होगा, पाई आर होगा, यानी कि क्या होगा डिस्टेंस, पाई आर, आर कितना है 2r है, तो कितना हो गया 2 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, तो शॉर्टेस्ट इसका पाथ ये होगा जी, ये वाला ना, और ये कितना होगा, ये 2r और ये 2r, कितना हो गया 4r, यानी कि 4r हो गया, बस हो गया। तो ये था यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक जो है, मान लो ये कोई सर्किल है यहाँ पे, ठीक है ना, कोई पॉइंट यहाँ पे पॉइंट ए से कोई पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है और ये आपका पॉइंट बी तक जाता है, ये एंगल आपको बोल दिया कि थीटा ले लो ये। तो हम लोग से पूछ रहा है कि पहले तो हमको क्या बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए, और सेकेंड में बताइए डिस्टेंस कितना होगा पार्टिकल के द्वारा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग सोचते हैं, डिस्प्लेसमेंट बताओ किसी को आता है तो, चलो हम लोग देखते हैं। हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है ना। तो देखो कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट होता है क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। हम लोग इसको वेक्टर तो बता सकते हैं, यानी कि हमको देखो शॉर्टेस्ट पाथ कौन होगा, इन दोनों के बीच का, तो इन दोनों का बीच का पॉइंट कौन होगा, ये वाला पॉइंट हुआ, यानी कि हम लोग को यही निकालना है। यही अगर लेंथ निकाल दे तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, इस फ्रॉम ए टू बी का निकल जाएगा। देखो इसको अगर वेक्टर मान ले, वेक्टर तो हम लोग बोल ही सकते हैं, ये अगर वेक्टर यहाँ से यहाँ एक वेक्टर हो गया और यहाँ से एक वेक्टर हो गया ये, और एक वेक्टर ये हो गया, इसको बाहर निकालते हैं। देखो कैसे बोले हैं, ये एक वेक्टर बोल दिए r1 मान लो इसको, और एक वेक्टर ये हो गया कौन, r2, और ये क्या है, ये तो हम लोग को निकालना है। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, यानी कि s बोल दो यहाँ पे, या डेल्टा r बोल देते हैं, तो डेल्टा r, ठीक है ना। ये R2 है। देखो यहाँ पे भी हम लोग ट्रेंगल रूल लगा सकते हैं, यानी कि एडिशन ऑफ ट्रेंगल लगा सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट का काम कौन करेगा, ये वाला वेक्टर, इसी का नहीं ये वाला नहीं काम करेगा, ये वाला करेगा। इसका हेड टू हेड है और टेल टू टेल है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम, देखो यहाँ पे R1 वेक्टर जो है वो R के बराबर है, और R2 वेक्टर भी किसके बराबर है, R के बराबर ही है। अरे भाई दोनों तो रेडियस ही है ना, रेडियस को हम दोनों का वेक्टर R1 बोल दिए, R2 बोल दिए, और ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया। हमको क्या निकालना है, डेल्टा R ही निकालना, डिस्प्लेसमेंट नहीं तो निकालना है हम लोग को। तो फ्रॉम हम लोग जानते हैं ट्रेंगल लॉ, फ्रॉम ट्रेंगल लॉ ऑफ एडिशन से पता है हम लोग को क्या है, लॉ ऑफ ट्रेंगल लॉ ऑफ एडिशन से क्या पता है हम लोग को, कि जिस वेक्टर के पास, जो वेक्टर के पास टेल टू टेल रहता है, हेड टू हेड रहता है, वो रिजल्टेंट का काम करता है। यानी कि R2 बराबर हम लोग बोल सकते हैं क्या, R1 प्लस डेल्टा R वेक्टर। हम लोग को डेल्टा R चाहिए तो इसको इस बार भेज दो वहाँ पे, तो ये क्या होगा, R2 माइनस R1 वेक्टर बराबर क्या होगा, डेल्टा R। और ये लेंथ निकालना तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालता है वेक्टर का, तो इसको सही से लिखो पहले, डेल्टा R का मैग्नीट्यूड निकालना है, इसको पहले सही से लिखते हैं, ठीक है ना। डेल्टा R बराबर क्या होगा, R2 माइनस R1। तो डेल्टा R का क्या निकालना है हमको, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये मैग्नीट्यूड।
तो क्या होगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 2R1R2 इंटू कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट का फार्मूला आप सबको याद ही होगा, ये बहुत फेमस फैक्टर का फार्मूला है। अब वैल्यू लिख दो यहाँ पे R1 कितना है, R1 बराबर R है, R2 बराबर भी R है। तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सर, ये R1 का स्क्वायर यानी कि R का स्क्वायर, ये R का स्क्वायर माइनस ये R1 R2 होगा ना, यहाँ पे R1 R2 होगा तो क्या होगा 2R का स्क्वायर होगा, 2R का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो कॉमन ही ले सकते हैं। अब ये R1 R कितना हो गया, R को 2R का स्क्वायर प्लस माइनस 2R का स्क्वायर कॉस थीटा। इसको क्या करो कॉमन ले सकते हैं, 2R का स्क्वायर तो 1 माइनस कॉस थीटा। हम लोग जानते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ये फार्मूला याद होगा सबको, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। इसका यूज कर सकते हैं हम लोग, तो क्या होगा ये 2R स्क्वायर, ये कितना होगा इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 कितना हो गया 4, यानी कि 4R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो 4R है तो क्या होगा, इसको स्क्वायर से बाहर निकालो तो 2R, और साइन स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2, यानी कि मैग्नीट्यूड कितना होगा ये डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड आया कितना है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं हम इसको, कितना आ गया ये 2R साइन थीटा बाई 2। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको याद रख सकते हो 2R साइन थीटा बाई 2। अब देखो हम लोग से कुछ भी पूछता है तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इतना आ गया, डिस्टेंस पूछा था तो डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस देखो डिस्टेंस क्या होता है दोस्त, एक्चुअल पाथ बाय कवर्ड बाय पार्टिकल। सर एक्चुअल पाथ तो सर ये किया है पार्टिकल ने, तो एक्चुअल पाथ तो ये हो गया, तो एक्चुअल पाथ सर ये कितना होगा, इसको हटाओ, ये एक्चुअल पाथ कितना होगा, ये थीटा दिया हुआ है, ये आर दिया हुआ है, तो ये क्या होता है आर्क होता है। तो आर्क बराबर हमको निकालना क्या है, ये निकालना है, तो आर्क यानी कि ये निकालना, ये क्या होता है आर्क, तो आर्क ये आर्क ही होता है ना जी। अरे भाई रेड सर्किल में क्या होता है, हमको ये वाला चाहिए, ये वाला पार्ट, और इसको क्या बोलते हैं आर्क बोलते हैं। तो आर्क बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आर्क बराबर होता है एंगल इंटू रेडियस, क्या होता है एंगल मेड बाय सर्किल इंटू रेडियस। तो यहाँ पे बोल सकते हैं आर्क कितना होगा रेडियस, सॉरी एंगल इंटू रेडियस, एंगल ही क्योंकि आर को ही क्या बोलेंगे यहाँ पर डिस्टेंस बोलेंगे, तो डिस्टेंस कितना हो गया, एंगल कितना है थीटा आर, यानी कि आर थीटा हो गया, बस सिंपल था, निकल गया, हो गया। अब इस तरह से हम लोग जो है ना यहाँ पे बहुत तरह बता सकते हैं। देखो यहाँ पे इसका याद रखना है 2 साइन थीटा बाई 2, देखो और ये याद रखना है डिस्टेंस कितना होता है थीटा आर होता है, ठीक है, ये याद रखना है बस। देखो अगर मान लो कोई सर्किल है, ये वाला पॉइंट ए से पार्टिकल पॉइंट बी पे गया, सर तो ये तो ऐसे हो गया, ये आपका 90 डिग्री दिया हुआ था, ठीक है ना, ये सब 90 डिग्री दिया हुआ था, और ये बोला आ रहा है, तो बोला डिस्टेंस बताइए। सर डिस्टेंस अभी बताया कि सर सर्किल केस में थीटा आर होता है, थीटा क्या होता है डिस्टेंस, थीटा इंटू आर होता है, यानी कि एंगल इंटू आर होता है। अब बताइए एंगल कितना है यहाँ पे 90, तो 90 को रेडियन में लिखना है, यहाँ पे डिस्टेंस जो होता है ना रेडियन में होता है, तो रेडियन में क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2r, यानी कि पाई आर बाई 2 रेडियन हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट बताइए, अभी बताया डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला 2r साइन
और थीटा बाई 2 होगा। तो आर कितना है, तो आर है ये कितना हो गया 2r, और साइन थीटा, तो साइन कितना है 90 है, तो 90 बाई 2 45, यानी कि साइन 45, साइन 45, साइन 45, साइन 45 का वैल्यू हमको याद नहीं है सर, याद है हमको 1/2 होता है, ये 2 से 2 रूट गया, यानी कितना हो गया r√2, r√2 हो गया। इतना इजी है। देखो अगर यही मान लो ये आपका थीटा अगर मान लो 180 दिया रहता है, 120 सॉरी, अगर ये पॉइंट से ये एंगल दे दिया रहता है आपका 120, तो ये कैसे निकालते? तो हम लोग क्या करते हैं, अभी ने बताया कि डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस, तो क्या कर देंगे थीटा इंटू रेडियस, थीटा कितना है एंगल 120 है, 120, और इसको रेडियन बनाना है, तो रेडियन बनाना कैसे बनाते हैं हम लोग, π/180 करते हैं, इंटू r हो गया, ये अगर कट रहा है, कट कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, ये हो गया 3, और कितना हो गया 2, यानी कितना हो गया 2πr/3, क्या हो गया रेडियन में हो गया ये डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है ना, अभी क्या होता है 2r sin θ बाई 2, यानी कि क्या होगा यहाँ पे 2r, तो 2r साइन फुट, ये 120 है, तो 120 का आधा कितना होगा 60, तो साइन 60, अब जिसको साइन 60 का वैल्यू याद है तो वो पता है, तो कितना होगा साइन 60 का वैल्यू 3/2 होता है, साइन 60 का वैल्यू 3/2 होता है, √3/2 होता है, कितना हो गया r√3 हो गया, ठीक है। बेसहा दिल में प्यार है, सर हर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। तो चलो बच्चों ये न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या बोला हुआ है पहले क्वेश्चन समझते हैं। एक बोला एक व्हील है, वो आपका रोड पे रोटेट कर रहा है, ठीक ना। मान लो ये पी पॉइंट को हम लोग पी एक कील मान लेते हैं, यानी कि नीचे में एक कील है, अगर ये रोटेट ऐसे कर रहा है तो यानी कि ये नीचे से, अब बोल क्या रहा है आधा घूमता है, हाफ रोटेशन। हाफ रोटेशन का मतलब ये समझो, अगर ये पूरा घूमता, फुल रोटेशन का मतलब क्या होता है एक बार पूरा कोई चीज़ घूम जाना। फुल रोटेशन का मतलब होता है अगर कोई चीज़ यहाँ पर ए था ना, तो ये ए पॉइंट जो है घूम के फिर यहीं पे आ गया, लेकिन आधा घूमने का मतलब ये हुआ ए पॉइंट घूम के यहाँ पे आ गया होगा, और बी पॉइंट अगर नीचे में था तो ये घूम के ऊपर चला गया होगा। तो पहले तो इसका डायग्राम यहाँ पे देखो, हाफ रोटेशन, ये मान लो ये पॉइंट हम खुद से माने हैं हम, ठीक है ना, यहाँ पे जो है खुद से माने हैं हम, यहाँ पे हम खुद से मान लो यहाँ पे समझने के लिए, ताकि इसको समझने में आसानी हो। देखो यहाँ पे होता क्या होगा, यानी कि पी पॉइंट जो है नीचे होगा वो क्या हो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। आधे घूमने का मतलब ये नहीं हुआ, हाफ रोटेशन का मतलब ये नहीं हुआ। अगर फुल रोटेशन होता तो ये पॉइंट पी ऐसे घूम के फिर यहीं पे आ जाता, लेकिन हाफ रोटेशन यानी कि आधा ही घूमा होगा तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ चला गया होगा, तो यहाँ पे पी पॉइंट आ गया होगा। ये ऑप्शन इसको थोड़ा ऊपर लिख दो। अब देखो यहाँ पे तो P पॉइंट ऊपर आ गया होगा। अब देखो ये वाला पॉइंट यहाँ गया होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ गया होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ गया होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ आया होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ आया होगा, और ये वाला पॉइंट यहाँ आया होगा, और फाइनली जो M वाला पॉइंट है वो नीचे आ गया होगा। यानी कि एक चीज़ समझो, ये जो डिस्टेंस है ये पॉइंट यहाँ गया होगा, ये पॉइंट यहाँ, ये पॉइंट यहाँ, यानी कि इतना ही डिस्टेंस जो है इसके टच में आया होगा। यानी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, इतना ही डिस्टेंस, यही पॉइंट सब ना इसके टच में होगा। और फाइनली लास्ट में वाला कौन पॉइंट हो गया M, यानी कि यहाँ से टच होते होते फाइनली कौन सा पॉइंट आ गया M, यानी कि इतना ही डिस्टेंस इसके इस टच में आया होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये कितना डिस्टेंस होगा, तो अगर ये पॉइंट यहाँ, ये पॉइंट यहाँ, और फाइनली जो है लास्ट पॉइंट M आ गया, तो ये रोटेशन, ये जो हाफ रोटेशन हुआ है व्हील का, तो ये डिस्टेंस कितना होगा हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये डिस्टेंस उतना ही होगा जितना कि ये हाफ, ये है हाफ,
इतना ही घूम के यहाँ पे यहाँ आया होगा, क्योंकि ये पॉइंट पहले ऊपर में था और ये पूरा घूम घाम के जो है ये पॉइंट नीचे आ गया, तो ये इतना घूमा होगा। तो हाफ कितना होता है, सर्किल का हाफ कितना होता है, पायर। तो ये हो गया पायर, और ये क्या है, 2r होगा। ये अगर रेडियस आर है तो ये पूरा कितना होगा, r का दुगुना होता है, तो 2r। अब देखो पोजीशन जो है इनिशियल यहाँ पे था पॉइंट और फाइनल यहाँ हो गया, तो पोजीशन कौन हो गया, ये वाला, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया हम लोग का। तो अगर ये पता है तो ये नहीं निकाल सकता डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दो, रेडियस का 2r का स्क्वायर कर दो, तो कितना होगा यहाँ पे, पाई स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, दोनों में कॉमन r स्क्वायर, तो r को बाहर कर दो, तो बाहर कर दो क्या होगा, स्क्वायर बाहर आ गया तो r होगा, कितना हो गया ये, पाई स्क्वायर प्लस 4, इतना आ गया डिस्प्लेसमेंट। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट है, तो फर्स्ट सही होगा। देखो बच्चों हम लोग के सामने एक नया प्रॉब्लम आया है, ये बहुत इजी प्रॉब्लम है, आप लोग बनाए भी होंगे, बट हम लोग देखते हैं। देखो इसको बनाने से पहले जो है ना, हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम समझते हैं कि साउथ ईस्ट कैसे होता है। देखो यहाँ पे ये क्या है, ये ईस्ट है, ईस्ट। ये क्या होता है, ईस्ट के सामने क्या होता है, वेस्ट, और नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है, साउथ। देखो ईस्ट को हम लोग जनरली क्या से डिनोट करते हैं, यूनिट वेक्टर आई कैफ, और इसके अपोजिट क्या होगा, माइनस आई कैफ, और नॉर्थ को जे कैफ, और इसके अपोजिट में क्या होगा, माइनस जे कैफ। और एक होता है अप और डाउन, यानी कि ऊपर नीचे होता है, ठीक है ना। तो हम लोग अप को जो है ना प्लस के से दिखाते हैं, और डाउन को जो है ना हम लोग इसको माइनस के से दिखाते हैं, बट इसका हम लोग कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको इतना चीज़ याद रखना, क्योंकि इसका यूज है यहाँ पे। हम लोग को जो इसका जो भी यहाँ पे डिस्टेंस निकालना, क्या निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना, ठीक है ना। तो हम लोग जो है बेसिकली यहाँ पे दो मेथड से निकालेंगे। पहले जो हम लोग सब जानते हैं, जो जनरली निकालते हैं, जो देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। ये बोला ए पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ, ठीक है ना। तो 30 मीटर चलो नॉर्थ में, ये 30 मीटर हो गया नॉर्थ। अब क्या बोला, अब बोला ईस्ट 20 मीटर ईस्ट, 20 मीटर ईस्ट, ठीक है ना। 20 मीटर ईस्ट किधर हो गया, इधर, तो ईस्ट चलो 20 मीटर, ये हो गया 20 मीटर भाई। और क्या बोल रहा है, एंड 20 मीटर साउथ किधर हो गया, नीचे, तो चलो नीचे 20 मीटर, ये मान लो 20 मीटर रहेगी। तो हमको बोल रहा है यानी कि इनिशियल यहाँ से स्टार्ट होता, मान लो ओ पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ए पॉइंट है, और ये बी पॉइंट है, और ये मान लो डी पॉइंट है। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है बेसिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है, दोनों पूछा हुआ है। तो डिस्टेंस हम लोग सिंपल बता सकते हैं, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ। तो पार्टिकल का लेंथ कितना है, यहाँ से यहाँ गया 20-30, ये यानी कि कहाँ गया, ओ से गया, ओ ए गया, फिर ए बी गया, फिर बी डी गया। तो ओ ए कितना है 30 मीटर, 20 + 20 कितना होगा, 70 मीटर हो गया ये। अब देखो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, हम तो जानते ही है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। भाई इनिशियल ओरिजिन के पास था और फाइनल यहाँ पर गया, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब ये कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे मैथ तो जानते हो ना थोड़ा सा, तो मैथ का यूज कर लेंगे। अगर ये 20 तो ये भी 20 होगा, ये 20 तो ये भी 20 होगा, यानी कि ये क्या होगा 20, ये 20, तो ये कितना होगा 10 होगा ना, ये क्योंकि पूरा कितना 30 था, तो ये 10 हो गया, और ये 20 है, तो ये नहीं निकलेगा, तो ओडी नहीं निकाल सकते हम लोग। ओडी निकाल सकते हैं कैसे, 20 का स्क्वायर कर दो प्लस 10 का स्क्वायर कर दो, कितना हो गया 400 प्लस 100, कितना हो गया 500, कितना हो गया 10√5 हो गया मीटर, इतना आ गया, ठीक है ना। अब देखो तो डिस्प्लेसमेंट इतना है, बट देखो इसमें क्या होगा, इसमें तुम जो है ना कभी मान लो दिया रहा है, अगर साउथ वेस्ट दे दिया डायरेक्शन, अगर साउथ वेस्ट मान लो 40 डिग्री दे दिया, यस,
37 डिग्री दे दिया, तो उसमें क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा वहाँ पर निकालने के लिए, फिर वेक्टर कहाँ पे कहाँ जा रहा है। तो इससे अच्छा होता है ना, हम लोग क्या करेंगे, जितना मतलब जो वेक्टर का जिधर डायरेक्शन होगा, जैसे इधर किधर है, यहाँ पे वेक्टर है मान लो, इसको 30 मीटर किधर नॉर्थ बोला, तो 30 मीटर क्या मान लो नॉर्थ के डायरेक्शन जो वेक्टर होता है वो वेक्टर मान लो उसको। 20 मीटर ईस्ट है तो उधर उसको 20 वेक्टर मान 20 मीटर वेक्टर मान लो, और सब वेक्टर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा हम लोग का। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे वो हम लोग जो है ना एकदम इजी से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये ईस्ट है, ये वेस्ट था, ये नॉर्थ था और ये साउथ था। तो जो इधर डायरेक्शन इधर दिया हुआ है उधर दिखाओ पहले, ये कितना दिया हुआ है, 30 मीटर साउथ गया, सॉरी नॉर्थ, और किधर गया, सबको ओरिजिन से बनाओ, ठीक है ना, यहाँ पे ओरिजिन से बनाओ सबको ओरिजिन से। अब कितना गया, 20 ईस्ट गया, 20 ईस्ट किधर है, 20 ईस्ट हो गया इधर, 20 मीटर ईस्ट। अब क्या वाला है, एंड 20 मीटर साउथ गया है, 20 मीटर क्या गया, साउथ किधर हो गया, नीचे 20 मीटर साउथ। अब देखो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना, सबको क्या बोलते हैं, ऐड करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सबको ऐड कर दो, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर दो, यहाँ पे वेक्टर तरीके से ऐड करना है, ठीक है ना। उधर क्या है, ये क्या होता है, यहाँ देखो नॉर्थ जे बोलते हैं यहाँ पे, तो 30 जे कैफ प्लस ईस्ट कितना गया, 20 आई कैफ ईस्ट, और ये नीचे तो क्या होगा, माइनस होता है जे, इसमें माइनस जे होता है, जे कैप होता है, तो माइनस क्या हो गया, 20 जे कैप, तो माइनस 20 जे कैप है, और ये तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ पे, तो कितना होगा, 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप। देखो ये आ गया वेक्टर, ये आ गया एस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आ गया 20 आई जे कैप, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया ये। अगर मैग्नीट्यूड हमसे निकालना है तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये 20 का स्क्वायर कर दो प्लस 10 का स्क्वायर कर दो, कितना होगा ये 400 प्लस 1000 सॉरी वो कितना होगा 500, कितना हो गया 10√5 मीटर आ गया। देखो इतना ईजी, करना क्या है, सब वेक्टर को ओरिजिन से बनाना है और सबको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना, टोटल क्या था, डिस्प्लेसमेंट निकालने क्या करना है, टोटल को ऐड कर देना है, वेक्टर यूनिट वेक्टर के साथ ऐड करना है, जो जिधर दिया है उसको ऐसे ऐड करना है, जो निगेटिव में हो तो निगेटिव होगा, जो पॉजिटिव में होगा तो पॉजिटिव होगा उसका। सबको ओरिजिन से बनाना है, ठीक है ना, ओरिजिन से सबको बनाना है। तो देखो ये नया क्वेश्चन आया हम लोग के सामने में, बनाते हैं। क्या बोला है, ए पर्सन मूव्स 3 मीटर नॉर्थ, 20 मीटर ईस्ट एंड 30√2 मीटर इन साउथ वेस्ट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। चलो निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। अब देखो 30 मीटर नॉर्थ तो 30 मीटर नॉर्थ में गया, तो 30 मीटर क्या करेंगे, वेक्टर बनाएंगे एक, ये हो गया 30 मीटर। अब क्या है 20 मीटर ईस्ट, 20 मीटर ईस्ट, 20 मीटर ईस्ट हो गया। और देखो 30√2 मीटर इन साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट का डायरेक्शन मतलब क्या हुआ 45 डिग्री, ठीक है ना। साउथ वेस्ट का मतलब हुआ 45 डिग्री, इसके साथ भी या इसके साथ, तो किसी एक के साथ 45 डिग्री ले लेंगे, तो 45 ये कितना है 30√2 है यहाँ पे, इसका कंपोनेंट तोड़ दो, इधर कितना होगा ये होगा 30√2 कॉस 45 डिग्री, ऊपर कितना होगा 30√2 साइन 45, तो साइन 45 ये कितना हो गया 30√2 और इसका 45 वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 1/2 वैल्यू रखो यहाँ पे, तो कितना हो गया, ये हो गया 30, इधर भी कितना होगा, ये भी 30 ही होगा, यहाँ पे 1/2 रखोगे इसका, तो ये कैंसिल होगा, तो 30 रहेगा फाइनल, यानी कि। अब देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या बताए थे, अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मान लो डिस्प्लेसमेंट निकालने क्या करेंगे, सब वेक्टर को ऐड कर दो, जितना भी वेक्टर मान लो है, तो ऊपर की ओर कितना है, यहाँ पर इधर की ओर कितना है, ईस्ट की तरफ, ईस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं आई कैफ, नॉर्थ को
जे कैफ, और वेस्ट को माइनस आई कैफ, और साउथ को माइनस क्या लिखते थे, जे कैफ। अब सबको टोटल को ऐड कर दो, ठीक है ना। तो कितना है 20 आई कैफ प्लस कितना होगा, ऊपर कितना है 30 जे कैफ, और कितना है माइनस माइनस कितना होगा 30 जे कैफ, और नीचे कितना है -30 आई कैफ। अच्छा यार ये वाला आई कैप होगा, ये वाला पहले लिखे है ना, ये जे वाला कैप होगा नीचे वाला साउथ की तरफ। अब देखो 20 आई और कितना है -30 आई है, तो कितना हो गया टोटल -10 आई कैप, और ये तो कैंसिल हो गया ये, तो माइनस ये आ गया। मैग्नीट्यूड पूछे कितना होगा डिस्प्लेसमेंट का 10, और डायरेक्शन के लिए बोल दे तो कितना होगा, डायरेक्शन के लिए माइनस आई कैप हो गया, डायरेक्शन क्या हो गया माइनस आई कैप। तो माइनस आई कैप किधर है, हो गया वेस्ट की तरफ डायरेक्शन हो गया इसका, तो वेस्ट डायरेक्शन हो गया, तो हो गया ये। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये नया क्वेश्चन है, इसको हम लोग बनाते हैं, सोल्व करते हैं। ये बोल रहा है क्या, ए मैन है मूव्स 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड 10 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। देखो कन्फ्यूजन हम लोग को यहाँ पे होता है, ठीक है ना, क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है क्या है, यहाँ पे क्या दिया है साउथ ऑफ वेस्ट, कितना 37 डिग्री दिया हुआ है। अब देखो होता क्या है, जब हम लोग एंगल लेते हैं, मान लो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये नॉर्थ है, और ये साउथ है, ठीक है ना। तो हमको लोग को पता होता है कि साउथ ऑफ वेस्ट यानी कि इन दोनों के बीच में एंगल लेना है, बट ये एंगल होगा कि ये एंगल होगा, इन्हीं में कन्फ्यूजन होता है। कोई ये एंगल ले लेता है तो कोई ये एंगल ले लेता है, तो इसको कैसे सही करना है। देखो 37 डिग्री क्या लिखा है साउथ ऑफ वेस्ट, इसको ऐसे लिख सकते हैं वेस्ट के साथ एंगल साउथ की तरफ, वेस्ट के क्या है साउथ ऑफ वेस्ट है ना, साउथ ऑफ वेस्ट है, गलती कर लिखी। तो चलो हम लोग नया क्वेश्चन आया है, इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे देखते हैं। पहले यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी, बट यहाँ पे कंफ्यूज होता है, यहाँ पे ये एंगल कौन सा लेना है। तो करते हैं हम लोग क्या है, जैसे ये मान लो ये क्या है ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है, ठीक है ना। देखो साउथ ऑफ वेस्ट है, तो इन दोनों के बीच में एंगल होगा, हमको भी पता है कि इन दोनों के बीच में होगा एंगल, बट ये एंगल होगा कि ये एंगल होगा, हम लोग को कन्फ्यूज करता है। तो इसको कैसे सही करना है, देखो यहाँ पे 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट है, दो इसका मतलब क्या हुआ वेस्ट के साथ कौन सा किसकी तरफ लेना है, वेस्ट के साथ साउथ की तरफ, यानी कि वेस्ट के साथ एंगल लेना है साउथ की तरफ, ये वाला हुआ, और वेस्ट के साथ कौन सा एंगल, ये वाला एंगल होगा, यानी कि ये एंगल की बात कर रहा है। अगर ऐसे लिखा रहे 37 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, तब कौन एंगल होगा, तब ये वाला एंगल होगा साउथ के साथ वेस्ट की तरफ इधर, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। ऐसे भी जो लास्ट में लिखा रहता है ना वेस्ट एंड द वेस्ट के साथ एंगल लेंगे, अगर यहाँ पे साउथ रहता तो साउथ के साथ लिखते हैं, अगर यहाँ पे नॉर्थ ऑफ ईस्ट रहता और रहता 45 डिग्री, सॉरी 40 या मान लो 60 डिग्री, तो कौन सा एंगल लेते हैं जो लास्ट में है, यानी कि ये एंगल लेते हैं हम लोग, ये वाला एंगल लेते हैं, ठीक है ना।
तो चलो इसको बनाते हैं। अब देखो कितना दिया है, 37 डिग्री दिया हुआ है, और कितना मैग्नीट्यूड इसका दिया है, डायरेक्शन 10 मीटर है। ये कितना है, 10 मीटर है ये। और एक वेक्टर कितना दिया है, ए मैन मूव्स 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट गया, पहले ईस्ट की तरफ गया, इधर 5 मीटर। तो हम लोग क्या किए, इस वेक्टर को क्या करोगे, कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा। तो इधर कितना होगा, ये ऊपर की ओर होगा 10 cos 37 डिग्री, और इधर नीचे कितना होगा 10 sin 37 डिग्री, ठीक है ना। अब क्या बोलते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालना तो क्या करेंगे, सबको वेक्टर को ऐड करो यहाँ पे। तो f कितना है, सब यानी कि सब जितना पोजीशन दिया हुआ है, ये तो पोजीशन ही है, एक मैन गया 5 मीटर, फिर इधर गया, सबको ऐड कर दो वेक्टर तरीके से। तो क्या f कितना है, ये 5 क्या लिखोगे, आई कैप, प्लस ये वाला वेक्टर को लिखना है। तो इधर कितना है, तो माइनस हो गया, यहाँ पे कितना होगा, ये 10 cos 37 डिग्री, प्लस क्या होगा, तो निगेटिव है, नीचे ही होगा, माइनस ही होगा, माइनस कितना होगा 10 sin 37 डिग्री। और सब कैलकुलेट करो यहाँ पे कितना होगा, 5i माइनस 10 cos 37 कितना होता है, 4/5 होता है, 4/5। और आई कैप वेक्टर के साथ लिखना था ना यार, माइनस कितना होगा 10, और इसका वैल्यू कितना था 3/5 जे कैप, जो कैंसिल हो गया उसको कैंसिल कर दो, 5 से 2 गया, 5i कैप माइनस 8i कैप माइनस 6j कैप, कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये हो गया 3 माइनस 3i कैप माइनस 6j कैप, कितना गया। मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं हम लोग, रूट का स्क्वायर कर दो यहाँ पे, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कितना होगा ये 9, स्क्वायर करो कितना होगा ये 4, कितना हो गया 45 मीटर हो गया है यहाँ पे। तो इस तरीके से था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसको अगर अच्छे से समझ लोगे तो आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं होगा इस तरह के प्रॉब्लम में। देखो यहाँ पे जो है ना क्या दिया है, हम लोग पहले क्वेश्चन समझते हैं। ए मैन मूव्स 10 मीटर 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है ना। और इसके बाद में कितना दिया है, 5√2 मीटर मूव कर रहा है किसके, साउथ ऑफ वेस्ट में। साउथ वेस्ट का मतलब क्या हुआ, 45 डिग्री होगा उसमें, एंड 10 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, तो यहाँ भी हम लोग कंपोनेंट तोड़ेंगे, ठीक है ना। देखो पहले ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है ना। पहले दिया कितना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के साथ, ठीक है ना। नॉर्थ कहाँ गया, नॉर्थ ये वाला ईस्ट और नॉर्थ है ना, ये वाला, यानी कि ये वाला वेक्टर कितना दिया है, 10 दिया हुआ है। और ये कितना है, ये नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ के साथ एंगल होगा, ये वाला एंगल 37 डिग्री दिया हुआ है। इसका कंपोनेंट तोड़ दो पहले, इधर कितना होगा 10 sin 37, ऊपर कितना होगा, ऊपर होगा 10 cos 37। अब क्या दिया है, 5√2 इन साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का मतलब ये 45 डिग्री होगा, साउथ और वेस्ट। तो कितना दिया है 5√2, ये 45 डिग्री ले लो इसको, कितना होगा ये 5√2 cos 45, इधर कितना होगा 5√2 sin 45। हम लोग इसको वेक्टर के तरीके मतलब लिखते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अब जो है, अब इसको अलग बनाना पड़ेगा यहाँ पे। पहले देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बनाए थे, ठीक है ना, थोड़ा समझने में सही रहेगा यहाँ पे। अब तीसरा वेक्टर क्या है, ईस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, ठीक है ना, नॉर्थ। अब कितना दिया है, लास्ट लाइट 20 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। साउथ ऑफ वेस्ट यानी कि वेस्ट के साथ दिया हुआ है, साउथ ऑफ वेस्ट दिया हुआ है।
कहाँ गया, साउथ और ये वेस्ट है ना, तो ये बीच में होगा, किसके साथ होगा, वेस्ट के साथ 45 डिग्री, ये वाला एंगल 53 डिग्री। कितना दिया हुआ है 20, तो 20 हो गया। इसका कंपोनेंट तोड़ देते हैं हम लोग। इसका अगर दो अलग अलग दो कर देंगे क्या होगा, 20 कॉस 53 डिग्री, नीचे क्या होगा 20 साइन 53 डिग्री, 53 डिग्री होगा, 53 डिग्री। अब देखो सबको लिखते हैं, ठीक है ना। अगर टोटल डिस्टेंस में निकाला तो क्या करेंगे, सबको लिखेंगे, सबको ऐड कर दो, पूरा वेक्टर जितना है ये यहीं पे बनाना था ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं था यहाँ पे, मतलब तो इसलिए यहाँ पे इसको बनाया। अब देखो आय वाला वेक्टर देखो यहाँ पे पहले कितना है ये, अगर चाहो तो इसको पहले वाला वेक्टर को अगर हम S1 बोल दें यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको S1 बोल दें। सेकेंड वाला को जो है S2 बोल देंगे, और थर्ड वाला को जो है S3 बोल देंगे। और इसको हम लोग लिखते हैं पहले, ठीक है ना। थोड़ा इसको लिखने में थोड़ा अच्छा हो इसलिए ऐसे लिखे हैं। S1 देखो यहाँ पे S1 जो है, S1 क्या है, S1 मान लो पहले का जो कंपोनेंट तो रहे वो वाला वेक्टर ये वाला, तो कितना है ये ऊपर के कितना है 10 साइन को लिखते हैं 10 साइन 37 डिग्री, और आई कैफ प्लस क्या होगा ऊपर कितना है 10 कॉस 37 डिग्री जे कैफ। अगर इसका मैग्नीट्यूड के साथ यहाँ पे अथी कर दो यहाँ पे, तो S1 कितना होगा 10 साइन 3/5 आई कैफ प्लस 10 कॉस 4/5 जे कैफ। इसको कैंसिल कर दे तो 2 होगा यहाँ पे, यहाँ भी 2 होगा, कितना हो गया ये 6 आई कैफ प्लस 8 जे कैफ। ये फर्स्ट वेक्टर का कंपोनेंट था, ठीक है ना, S1 का था ये। अब S2 देखो यहाँ पे S2 वाला ये कंपोनेंट तो रहे थे यहाँ पे, तो इसको एंगल रखते कितना होगा, एंगल अगर मान लो इसका 45 का तो 1/2 होगा, तो 1/√2 से कैंसिल होता है कितना होगा 5 और 5, तो -5 आई कैफ -5 जे कैफ। और S3 ये वाला हो गया, ये वाला, ठीक है ना। तो नीचे कितना है, ये पहले वाला ये वाला लिखो 20 कितना है 20 कॉस 53 डिग्री, और माइनस क्या होगा, माइनस होगा यहाँ पर क्योंकि निगेटिव में है ये आई कैफ, और -20 साइन 53 डिग्री जे कैफ। इतना ही था ना, माइनस में लिखे क्योंकि ये वेस्ट की तरफ है, हम लोग जानते हैं वेस्ट की तरफ क्या होता है नेगेटिव, माइनस आई कैप होता है, और नीचे क्या होता है माइनस जे कैप होता है। तो S3 कितना होगा ये देखो -20 कोस 45 कितना होगा 45 बोले 53 कितना होगा, कोस 53 कितना होता है, कोस 53 कितना होता है यहाँ पे 3/5 आई कैप माइनस कोस साइन 53, ये होता है कितना 4/5 होता है जे कैप। S3 कितना होगा, माइनस ये कैंसिल कर दो यहाँ पे कितना होगा 4, ये कैंसिल कर दो कितना होगा 4, कितना हो गया ये -12 आई कैफ -16 जे कैफ। अब हमको टोटल निकालना डिस्प्लेन, तो क्या करेंगे टोटल का क्या करेंगे S1 कर दो प्लस S2 कर दो प्लस S3 कर दो। ये टोटल जितना वेक्टर था ना, डिस्प्लेसमेंट का पोजीशन वेक्टर था ना, सबको हम लोग ऐड कर दिए। ये शॉर्ट ट्रिक था निकालने के लिए। तो कितना हो गया यहाँ पर देखो कितना है ये, पहले है 6 आई कैफ प्लस 8 जे कैफ, और देखो S2 कितना है यहाँ पे -5 आई कैफ -5 जे कैफ, और देखो ये कितना है यहाँ पे देखो ये कितना है ये -12 आई और -16 जे कैफ, -12 आई कैफ -16 जे कैफ। तो S और कितना होगा देखो 6 आई और -5 तो कितना हो गया +1 और +1, और कितना है ये +1 और एक 12 है यहाँ पे, तो ये कैंसिल होगा तो कितना होगा 11 आई कैफ, 8 है यहाँ पे जे और -5 है तो कितना होगा 3 बचेगा इसमें, और +3 और -16 कितना होगा -13 जे कैफ। अगर ये वेक्टर हो गया इसका इतना वेक्टर फॉर्म में, अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल सकते हैं सिंपल से।
स्क्वायर कर देंगे इसको 30 का स्क्वायर कर दो, कितना होगा ये 121 प्लस 169 स्क्वायर करेंगे कितना होगा 069 और 2 इतना मीटर आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं ग्राफ का एक क्वेश्चन है। देखो एक ग्राफ है डिस्टेंस और क्या कहते हैं टाइम का, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है। देखते हैं इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। और जो हम लोग पढ़े हैं डिस्टेंस, अभी उसका कंसेप्ट भी इसमें यूज होगा, तो चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले ग्राफ देखो यहाँ पे, स्टार्टिंग से देखो यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम है। तो डिस्टेंस क्या होता है, हम बोले थे कि डिस्टेंस जो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो डिस्टेंस कभी निगेटिव तो होता ही नहीं है। देखो यहाँ पे डिस्टेंस निगेटिव है, इसका मतलब ये ग्राफ तो होगा नहीं, इससे पहले बात। सेकेंड देखो यहाँ पे, सेकेंड वाला देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ देखो यहाँ पे पहले इसको देखो, यहाँ भी निगेटिव डिस्टेंस है तो ये भी नहीं होगा, निगेटिव है ना डिस्टेंस यहाँ पे, तो ये भी घटा भी, यानी कि इन दोनों में से एक सही होगा, वही ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पर देखो इसके बाद में इंक्रीज करते करते इसके बाद में यहाँ पे बाद में डिक्रीज करने लगा। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस कभी डिक्रीज कर नहीं सकता है, बताए थे आप लोगों को कि डिस्टेंस कभी डिक्रीज कर नहीं सकता है, ठीक है ना, वो हमेशा इंक्रीज करता है। या तो अगर कोई पार्टिकल जीरो है तो उसका डिस्टेंस जीरो ही रहेगा, या बढ़ेगा नहीं, या तो इंक्रीज करेगा, लेकिन निगेटिव तो हो ही नहीं सकता। यानी कि डिस्टेंस यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ तक बढ़ा डिस्टेंस, इसके बाद में डिक्रीज होने लगा, यानी कि ये भी ग्राफ क्या है, गलत है, ये भी सही नहीं है। अभी देखो यहाँ पे ये इसमें देखो यहाँ तक डिस्टेंस को यहाँ पे इंक्रीज किया यहाँ तक, और फिर यहाँ के बाद में डिस्टेंस क्या हो गया, देखो टाइम बीत रहा है, T1 पर देखो वही डिस्टेंस है, T2 पे भी वही डिस्टेंस है मतलब, और T3 पे क्या भी उतना ही डिस्टेंस है। यानी कि देखो यहाँ तक इंक्रीज किया और T3 तक क्या हुआ डिस्टेंस, मतलब वो पार्टिकल रेस्ट में रहा हुआ, इसके बाद में फिर क्या हो गया मूव करने लगा तो डिस्टेंस बढ़ गया। यानी कि ये ग्राफ क्या है, करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम और डिस्टेंस को, ठीक है ना। तो ये वाला सही होगा यहाँ पे, ये भी नहीं हुआ क्योंकि ये भी निगेटिव है, ये भी नहीं हुआ, तीन दोनों तो गलत ही हुआ। और इन दोनों में से ये क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस निगेटिव में जा रहा था, ठीक है, डिक्रीज कर रहा था, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है डिक्रीज करता नहीं है, तो यानी कि 2 नंबर सही होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।